नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। समाज कल्याण विभाग के निदेशक और आईएएस छविरंजन देर रात 8:30 बजे ईडी दफ्तर से बाहर आए। वो सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर आए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, साथ ही जमीन घोटाले को लेकर कई सवाल जवाब भी किए। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया, पर वो प्रेस के सवालों का जवाब दिए बिना ही निकल गए। ईडी की ओर से जारी तीसरे समन पर आईएएस छविरंजन जांच एजेंसी के दफ्तर आए थे। उनके रांची और जमशेदपुर के ठिकाने पर 13 अप्रैल को छापा पड़ा था। इस दौरान कई दस्तावेज हाथ लगे थे, साथ ही जमीन घोटाले में 7 आरोपी भी पकड़े गए थे। उनसे मिले तथ्यों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आईएएस को बुलाया गया था। फर्जी जमीन मामले को लेकर आईएएस अधिकारी छविरंजन से 11:30 बजे से लेकर के और अभी तक यानी कुछ देर पहले यहां से निकले हैं। लगातार अधिकारी 9 घंटे तक पूछताछ किया। कई सवालों से जुड़े उन्होंने जवाब भी दिया कि फर्जी जमीन जो बड़ा अंचल के अंतर्गत जो जमीन डीड हुआ, सेना की जमीन से जुड़े सवालात पूछे गए, क्योंकि तत्कालीन डीसी रांची छविरंजन उस समय बड़गाई अंचल सीओ और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर दस्तावेज में हेराफेरी की और कई ऐसे जमीन है बड़गाई अंचल के अंतर्गत जिसके जमीन मामले को लेकर के आज करीब 9 घंटे यहाँ पूछताछ हुई। उसी सिलसिले में उदय शंकर जो आप्त सचिव है मुख्यमंत्री सचिवालय में, उससे भी उनके आवास पर भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ किया। लेकिन कुछ देर पहले उदय शंकर को भी यहाँ बुलाया गया है। अब देखना यह है कि दोनों जो कड़ियाँ हैं यानी उदय शंकर और इससे दोनों को मिलती जुलती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या आईएएस अधिकारी छविरंजन को कल भी बुलाती है, ये कल ही पता चल पाएगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान आप्त सचिव उदय शंकर को ईडी की टीम दफ्तर ले गई, जहां उनसे जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले ईडी ने सुबह से लेकर देर शाम तक उदय शंकर के ठिकानों पर छापा मारा, तो डोरंडा स्थित उनके सरकारी आवास की घंटों तलाशी ली गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे, साथ ही एक मोबाइल भी हाथ लगे। उस मोबाइल की जांच के दौरान कई सुराग मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि उदय शंकर के मोबाइल से अंचल और प्रखंड के अफसरों को धमकाया भी जाता था। उनके ठिकाने पर दिन भर छापे के बाद पूछताछ के लिए उन्हें देर रात डोरंडा से हिनू के ईडी दफ्तर ले जाया गया। साहिबगंज में नॉन बैंकिंग कंपनियों के घोटाले की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम डीएसपी के नेतृत्व में राजमहल पहुंचे। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि अगले 9 दिन तक कैंप लगाकर नॉन बैंकिंग कंपनी के निवेशकों से निवेश से संबंधित कागजात लिए जाएंगे। इसके अलावा नॉन बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध दर्ज मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही निवेशकों से निवेश की पूरी जानकारी ली जा रही है। दुमका में बस में सीट को लेकर हुए विवाद में कंडक्टर ने आदिवासी युवक को पिटाई कर दी। इससे नाराज आदिवासी समुदाय ने बस स्टैंड के गेट को घंटों जाम कर दिया और बस स्टैंड की दुकानें भी बंद करा दी। चरुआडीह निवासी मृणाल हेम्ब्रम बहन को छोड़ने आया था। पाकुड़ जाने वाले प्रिंस बस में सीट नहीं मिली। इसी दौरान कंडक्टर और युवक में मारपीट हो गई। सीओ यमुना रविदास के मनाने पर देर रात 8 बजे जाम खत्म हुआ और कई घंटे बाद दुमका से रांची और कोलकाता की बसें खुल सकी। बहन को बस स्टैंड छोड़ने के लिए आया था और बस स्टैंड छोड़ने के उपरांत उस सीट को लेकर के वो कह रहा था स्टाफ से कि महिला है, महिला सीट में ही बैठा हो, लेकिन स्टाफ द्वारा उसको जबरन जब बस से बाहर निकलता है जबरन मारा पीटा जाता है। थाना स्तर पर मैंने जो है उनके द्वारा एफआईआर कर दिया गया है और जो इस तरह का नाजायज करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो भी उत्पन्न करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर हम लोग अब आगे बढ़ चढ़ करके एफआईआर करेंगे। चतरा के प्रतापपुर में कार और बाइक में सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्रतापपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कार सिलदाहा से केवलिया गांव जा रही थी। एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
हजारीबाग के पार चार टोला में निर्माणाधीन कुआं में चाल धंसने से कई मजदूर दब गए। ये सनसनीखेज वारदात इचाक के भुसाई गांव में हुई, जहां मनरेगा के तहत कुआं की खुदाई पूरी हो गई थी। 12 से 13 मजदूर कुआं बांधने में जुटे हुए थे, तभी चाल धंसी और कई मजदूर मिट्टी के मलबे में दब गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और मलबे में दबे 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि 1 मजदूर की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। वो मट्टी गिर गया, मेरा भाई दब गया अंधेरे में। दबने के कारण से अभी तक लाश एक ही लाश निकला हुआ है और उसमें लमसम में 3 या लाश उसमें और होगा। तो अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। हम अपने से तेल डाल कर मशीन से और लाश को निकाले हैं। तेल खत्म होने के बाद गाड़ी खड़े हो गई। कितने लोग काम कर रहे थे? कितने? 11 लोग काम कर रहे थे। घायल होने की भी सूचना है? घायल दो गो घायल है। वहाँ बांधा जा रहा था। लेबर करीब 15-16 लेबर का जानकारी मिल रही है, जिसमें 3 लेबर अभी सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी लेबर का एक मृत व्यक्ति को कुआं से निकाला गया है। बाकी अभी और मृत व्यक्ति संभावना जताया जा सकता है कि अभी 2-3 व्यक्ति और दबे हुए हैं। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के भुसाई के पाटटांड के एक जो गांव में निर्माणाधीन कुएं में जो कुछ मजदूर फंसे हुए थे, उसमें लगातार 2.5 से 3 घंटे की रेस्क्यू में एक की बॉडी जो है उसे निकाल लिया गया। हालांकि इनमें 3 लोग घायल हुए हैं और पूरे इस निर्माणाधीन जो कुएं हैं उस कुएं में कुल 11 मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि इसमें अभी भी और भी 3 मजदूरों का शव पड़ा हुआ है, जिसे लगातार प्रशासन के द्वारा गुहार लगाकर इसे रेस्क्यू करने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मृतक है उनके परिजन के अलावा ग्रामीण लगातार प्रशासन से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी गई है। लगातार परिजनों का कहना है कि जब तक इन सभी को मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक जो बॉडी है वो घटना स्थल पर ही रहेगा। अगर परिजनों को मुआवजा मिल जाती है, उसके बाद यहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हालांकि अब यह भी देखना बाकी होगा कि ये जो रेस्क्यू है कब तक चलेगी और कब तक पूरे जो यहाँ तमाम जो भी मजदूर अंदर काम कर रहे थे वो कब तक बाहर निकाल लिए जाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। जय की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। राज्य के 66 केंद्रों में 13 मई तक मूल्यांकन कार्य हो रहा है। इसके लिए केंद्राधीक्षक को जांच से जुड़े सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षक एक दिन में अधिकतम 70 कॉपियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांकन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है। लगभग 220 टीचर है यहाँ पे मूल्यांकन कार्य में, और ये मूल्यांकन हमारा कल से प्रारंभ हुआ है। मूल्यांकन कार्य बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और हमें सुरक्षा प्रहरी भी दी गई है जो गेट में तैनात रहते हैं, और मूल्यांकन कार्य बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हमने आयोजित कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? उम्मीद है कि 13 मई तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बोकारो में प्रदेश स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी शोध प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गणित, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट की विशेषज्ञों से सराहना मिली। केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग के उपायुक्त ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे बच्चे जिला स्तर से चुनकर आए हैं। इसमें चुने गए छात्र राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने अपने लिए मल्टीप्लिकेशन मशीन बनाया था, जो कि खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे मल्टीप्लिकेशन में सही नहीं होते हैं बचपन में, तो आगे जाकर उन्हें डिवीजन करने में और आगे जाकर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये मशीन जो है एक खिलौना होगा बच्चों के लिए, जिससे वो खेल खेल कर मल्टीप्लिकेशन सीख जाए। एग्जीबिशन का जो थीम है वह है टेक्नोलॉजी फॉर टॉयज। इसके अंतर्गत 7 सब थीम है। इन 7 सब थीम से हमारे 174 बच्चे 42 केंद्रीय विद्यालयों से यहाँ एकत्र हुए हैं, और इन सभी बच्चों का चयन विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी से हुआ है। और यहाँ जितने भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। देवघर में फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई। डीसी के आदेश पर प्रशासन जैन मंदिर रोड स्थित द मैग्नम होटल को बंद कराने पहुंचा, लेकिन होटल में गेस्ट होने की वजह से एक दिन की मोहलत दी गई। डीसी ने कहा कि पिछले कई दिनों से एम्स सहित कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद फायर सेफ्टी नियम को और सख्त कर दिया गया है। जांच में पाया गया है कि फायर सेफ्टी का एनओसी लिए बिना ही मैग्नम होटल का संचालन किया जा रहा था। होटल को सील करने के अलावा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो फायर सेफ्टी के बारे में जांच किए हैं और कल एक जो किया गया तो उसमें पाया गया कि बिना एनओसी का ही कुछ दिनों से जो है होटल का संचालन किया जा रहा है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से
सही नहीं है। तो उसी के संबंध में हम लोगों ने अभी तत्काल के लिए उसको बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी संपूर्ण इसको मामले को अध्ययन करेंगे और अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोयला मंत्रालय के 2 अधिकारी भागवत प्रसाद और विवेक कुमार धनबाद के मुनिडी पहुंचे, जहां उन्होंने अंडरग्राउंड माइंस जाकर उत्खनन कार्य को देखा, साथ ही सभी तकनीकी जानकारियां हासिल की। अधिकारियों ने अंडरग्राउंड माइंस में विषम परिस्थिति में मजदूरों के काम करने पर खुशी जाहिर की। वहीं कोलियरी प्रबंधन के हाईटेक व्यवस्था पर संतोष जताया। मेंटेनेंस और कोयले से रिलेटेड जो भी आपका अपना वर्कर का या आपकी काफ़ी मेहनत के देखी है, उससे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बैठ के माइनिंग जितनी इजी लगती है कि बस मिनिस्ट्री आप सभी अलर्ट रहते हो तो। जामताड़ा के नारायणपुर स्थित बुटवेरिया गांव में जलजमाव के कारण सड़क तालाब बन गई है। पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में अनियमितता बरते जाने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। बीच सड़क पर जलजमाव के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर मछली मारकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर जल्द समस्या का हल नहीं निकाला गया तो सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि ये रोड ग्राम में जुम्मन मोड़ से लोधरिया जो रोड बन रहा है पीडब्ल्यूडी रोड, इसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है ठेकेदार के द्वारा। हम लोग का बहुत बोलने पर भी देखिए अब इतना पानी जल जमाव रहता है, गरीब आदमी का घर गिर जाएगा। भू अर्जन वाला अभी तक ना ही जमीन क्लियर किए हैं ना ठेकेदार नाली बना रहे हैं। तो हम लोग ग्रामीण मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग रोड को जाम करेंगे। खबर रामगढ़ से, जहां हजारीबाग रामगढ़ जिले को आपस में जोड़ने वाले गिद्दी भुरकुंडा के बीच दामोदर नदी पर बना जर्जर पुल दुर्घटना को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों ने जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की मांग को लेकर पुल को 2 घंटे से अधिक समय तक जाम रखा। इससे कोयले का डिस्पैच ठप रहा, वहीं यात्री वाहन भी घंटों जाम में फंसे रहे। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम वापस लिया। CACL ने 1980 में इस पुल का निर्माण कोयले के डिस्पैच के लिए कराया था, लेकिन ट्रैफिक लोड बढ़ने के बाद ये पुल जर्जर हो गया है, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। फुल कैपेसिटी 30 टन की है, जबकि आज हजारों गाड़ियां, हजारों हाईवा ट्रक जो 60-60 टन लेकर के 50-50 टन लेकर के गुजर रही हैं, और कई गाड़ियां हैं, एक साथ 2 गाड़ी क्रॉस इसमें नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह पुल कभी भी कोई बड़ी हादसा का हट दे रहा है और कोई बड़ी हादसा कभी भी घट सकती है। बहुत अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि पुल बहुत जर्जर हो चुकी है। जिसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, जितना यातायात है ये बहुत बड़ी संख्या में भारी गाड़ी है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिससे नया पुल का होने का निर्माण है। सिमडेगा में बालू तस्करों पर नदियों के दोहन का आरोप लगाया है। हालांकि जिले की नदियां बालू विहीन हो गई है और नदियों में बालू नहीं होने से इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। बालू तस्करों के काले कारनामे से नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और यह बालू हमारी नदियों का एक अनमोल रत्न होता है और इस अनमोल रत्न को हमें बचाना चाहिए, ना कि इसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। यह बालू हमें और हमारे जीवन के लिए इतना अनमोल है कि हमारे वाटर लेवल को ये बैलेंस करती है। अगर आप इस बालू को उठाएंगे तो हमारा वाटर लेवल भी कमज़ोर होगा और दिनों दिन वो नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि आप इस बालू को बचाएं, ना कि इसे प्रयोग में लाएं। आप आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ को प्रयोग में लाएंगे तो हमारे जीवन के लिए ये हानिकारक ही होगा। वाष्प का जो उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जन पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं नदियों में पानी है ही नहीं, तो फिर आपका बादल का बनना तो संभव नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ का जो भूमिगत जल की स्थिति है वो भी नीचे चली जाएगी। आप खैरन टोली का एरिया देखिए जा करके, वहाँ पर नीचे गहराइयों तक जाने के बावजूद भी आप चापाकल खोद रहे हैं, पानी का वहाँ पर कोई स्रोत नहीं मिलता है। जमशेदपुर में वन विभाग की ओर से 5 मुद्दों पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भीषण गर्मी में जंगल और जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया है। प्रचार प्रसार की गाड़ी को वन विभाग के अधिकारियों ने रवाना किया। इसमें सावधानियां और सुझाव दोनों बताए गए हैं। वन विभाग की तरफ से यह पहल की गई है, जिससे वन रक्षा के साथ साथ मनुष्य और पशु पक्षियों की रक्षा भी हो सके। वन विभाग के द्वारा प्रचार एवं प्रसार के तहत एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा प्रचार करने की कोशिश की जा रही है 5 अहम मुद्दों पर। ये गाड़ी अभी हमारे 5 प्रक्षेत्रों में जाएगी।
5 दिन अभी मांगो और जुगसलाई और शहर में ही जमशेदपुर पूरे शहर में जगह जगह इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टाउन्स, मार्केट्स और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रोक कर इसे बताया जाएगा। रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 लाख की लागत से शेड बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया। शेड बन जाने के बाद कतार में लगने वाले श्रद्धालुओं को धूप और बारिश में परेशानी नहीं होगी। जो शेड बनाया गया है उसका उद्घाटन किया है। शेड काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि बहुत धूप में भी यहाँ पे हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है बहुत संख्या में। तो इसमें समिति ने ये जो शेड बनाने का कार्य किया है ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। खूंटी के प्रसिद्ध महादेव मंदिर परिसर में मंडा पूजा के दौरान भक्तों ने आस्था के फूल बरसाए। मंडा पूजा को लेकर यहां मेला लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान महादेव से आशीर्वाद मांगा। झूलन के दौरान भक्तों ने गुलैची के फूल बरसाए, जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले भक्तों को मंदिर कमेटी ने सम्मानित किया। राजधानी रांची में अगर आप वाहन तय लिमिट स्पीड से अधिक पर चलते पाए गए तो उन वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शहर के अंदर अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो वहीं हाईवे और रिंग रोड पर भी तेज रफ्तार गाड़ियों पर पैनी नजर होगी। रांची में अब रफ्तार के रोमांच के शौकीनों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। गाड़ियों की स्पीड पर लगाम लगाने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने मूवेबल स्पीड गन और स्पीड वायलेशन डिटेक्टर यानी SVD की खरीदारी की है। इस गन से गाड़ियों की गति मापी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अगले सप्ताह से इसे लेकर अपनी कवायद शुरू करने जा रही है। प्राइमरी फोकस तो ब्लैक स्पॉट्स पे ही रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स उधर हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी वजह एक्सीडेंट होने का स्पीड। लेकिन इसके साथ साथ जो अदर एरियाज है, जहाँ पे शहरी एरिया है, जहाँ पे कुछ एरियाज में स्पीड ज्यादा करने के चलते कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, तो उसको मूव करके हम लोग अलग जगह पे भी जरूर लगाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों के लिए अधिकतम गति सीमा तय की गई है। इसमें शहर के अंदर स्कूल के आसपास अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं शहर के अंदर अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। ये नियम 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के लिए है। इसके साथ अरगोड़ा चौक पर अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि डिबडी पुल के आसपास गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं रिंग रोड और हाईवे पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 100 मीटर की दूरी से ही वाहनों की स्पीड को मशीन कैच कर लेगी और जो वाहन तय स्पीड से ज्यादा से फराटे भरते नजर आएंगे उनका फाइन कटेगा। SMS के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। स्पीड को लिमिट करने के लिए 2 इनिशिएटिव है। एक तो स्पीड वायलेशन डिटेक्टर्स है SVD, और एक स्पीड लेजर गन है। स्पीड वायलेशन डिटेक्टर्स जो है वो स्पेसिफिक जगहों पे लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर की तरफ, रिंग रोड की तरफ जाएंगे तो एरिया जो चिन्हित है वहां पे स्पीड का एक लिमिट रहेगा। अगर कोई भी गाड़ी उस स्पीड लिमिट से ऊपर चलाएगा तो उस पर निश्चित तौर से फाइन किया जाएगा और वो ऑटोमेटिक चालान के रूप में फाइन चला जाएगा। झारखंड में सभी जिलों के लिए स्पीड गन की खरीदारी की गई है, जिसमें रांची ट्रैफिक पुलिस को भी 2 स्पीड गन मिले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी मदद से सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगाने के साथ ही उनसे होने वाले हादसों को रोकने में मदद मिल सकेगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब